हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इशूज इन असेसमेंट। तो इसमें ना तीन टॉपिक इंक्लूड हैं कि असेसमेंट एट डिफरेंट स्टेजेस, डिजाइन एंड कंडक्ट ऑफ असेसमेंट कि क्या क्या इशूज हो सकते हैं या असेसमेंट कैसी होनी चाहिए। देन है करिकुलर एरियाज दैट कैन नॉट बी टेस्टेड फॉर मार्क्स कि ऐसे कौन से करिकुलर एरियाज हैं जिनको हम मार्क्स के लिए एसेस नहीं करते हैं या उसमें हम मार्क्स नहीं देते। उसमें हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बच्चे के बारे में लिखते हैं, लर्नर के बारे में लिखते हैं। तो ये टॉपिक है बीएड के अंदर असेसमेंट फॉर लर्निंग, या किसी के में भी मतलब सिलेबस में ये टॉपिक हो तो आप ये वीडियो देख सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हो। तो इसमें पढ़ेंगे हम असेसमेंट एंड डिफरेंट स्टेजेस में क्या इशूज आ सकते हैं, डिजाइन एंड कंडक्ट में क्या इशूज आ सकते हैं, देन करिकुलर एरियाज दैट कैन नॉट बी टेस्टेड फॉर मार्क्स, तो क्या क्या इशू हो सकते हैं या ये होता क्या है। ठीक है। तो देखो, असेसमेंट क्या होता है, अलग अलग स्टेज पे अलग अलग तरीके से की जाती है। मतलब सपोज करो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एजुकेशन है, तो प्राइमरी में, मिडिल स्टेज पे, सेकेंडरी स्टेज पे, हायर एजुकेशन में असेसमेंट या आकलन के तरीके अलग हैं। जो भी टूल्स यूज होते हैं वो अलग है ना, क्योंकि गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव अलग अलग हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे। तो इसमें कुछ गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं असेसमेंट की कि प्राइमरी लेवल पे कैसे होना चाहिए, मिडिल लेवल पे कैसे होना चाहिए, सेकेंडरी लेवल पे कैसा असेसमेंट होना चाहिए, जो कि कई बार मिसिंग रहता है। ठीक है। तो ये मैं बता रहा हूँ आपको NCFSC के जरिए से, जो कि 2023 में आने वाला है। इसका ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। थोड़ी बहुत रेक्टिफिकेशन के साथ ये बाद में पब्लिश हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो असेसमेंट वाला पॉइंट है डिफरेंट स्टेजेस के लिए, ये पॉइंट्स मैं यहीं से बता रहा हूँ। अगर आपको और ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है तो आप नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023 एनसीईआरटी की वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप यहाँ से जाके पढ़ सकते हो। तो प्राइमरी स्टेज की बात करें तो बेसिकली जो असेसमेंट है वो किस तरह से होना चाहिए। तो देखो, इस स्टेज पे क्या है, बच्चे की राइटिंग स्किल इतनी अच्छी नहीं होती है, तो यहाँ पे ओरल फॉर्म में जो असेसमेंट है वो लिया जाता है, या बच्चों की जो अलग अलग स्किल है, जो भी उन्होंने कॉम्पिटेंसीज हासिल करी हैं, गेन करी हैं, उनको एसेस किया जाता है कि बच्चों ने ड्राइंग कैसी बनाई है ना। स्टार्टिंग में अच्छी नहीं बनाएगा, लेकिन इन द एंड या एक हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, एक महीने बाद उसकी ड्राइंग थोड़ी अच्छी हो जाएगी। तो उस तरह से प्राइमरी स्टेज पे असेसमेंट होता है। तो एनसीएफ क्या कहता है कि जरूरत को पहचानो, प्रेफरेंसेस को पहचानो और बच्चों के इंटरेस्ट को पहचानो, इसके अकॉर्डिंग असेसमेंट लिया जाए। ठीक है। देन है कि किसी भी तरह का बर्डन ना हो इस स्टेज पे, है ना, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं। अगर स्टार्टिंग में ही वो बर्डन फील करने लगेंगे पढ़ाई में, तो वो आगे उतनी अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। देन ये कहते हैं कि असेसमेंट डाइवर्स होना चाहिए। मतलब असेसमेंट ऐसा होना कि सभी बच्चों को अपनी स्किल्स को दिखाने का मौका मिले। मतलब वन साइज फिट फॉर ऑल थ्योरी नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए आजकल बहुत सारे टूल्स हैं असेसमेंट के। बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स हैं, कहूत है, क्विजिज है ना। ये सभी टूल्स हैं जिसके जरिए आप अपने असेसमेंट को, क्वेश्चंस को और ज़्यादा इंटरेक्टिव बना सकते हो। देन ये कहते हैं कि डिफरेंट मेथड्स हो, ऑब्जर्वेशन हो, एनेक्डोटल रिकॉर्ड हो, चेकलिस्ट हो कि कितनी लर्निंग हुई है, कितनी रह गई है, कैसा परफॉर्म किया जा रहा है। देन एनालाइजिंग आर्टिफैक्ट हो। आर्टिफैक्ट का वही मतलब है कि बच्चे क्या बना रहे हैं, जैसे कि प्राइमरी एज पे चार्ट दे देते हैं, है ना, या कोई आर्ट एंड क्राफ्ट दे देते हैं, तो उस तरह से। एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है कि बच्चा स्पेसिफिक एक्टिविटी में कैसा कर रहा है। राइट। तो ऐसा होना चाहिए इसमें। तो ऐसा होना चाहिए, तो लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। तो वही इशूज बन जाते हैं। क्या होता है, डाइवर्स नहीं होता, सभी के लिए एक जैसे असेसमेंट कर दिया जाता है, तो वो एक इशू है ना। बर्डन बिल्कुल है, बच्चे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो एक बर्डन लगता ही है। उनकी नीड के अकॉर्डिंग नहीं है, कई बार प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग नहीं है, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है बच्चों के। सभी को एक जैसा एग्जाम दे दिया जाता है। कई बार बच्चे ज़्यादा रहते हैं क्लासरूम में, तो वहाँ पे ऑब्जर्वेशन करना, सभी बच्चों का एनेक्डोटल रिकॉर्ड बनाना,
ये सब नहीं हो पाता है अच्छे से चेकलिस्ट प्रिपेयर करना या उनके आर्टिफैक्ट को देखना। तो ये सभी चीजें नहीं हो पाती हैं तो वही इश्यूज बन जाते हैं। देन मिडिल एंड सेकेंडरी स्टेजेस पे असेसमेंट कैसा होना चाहिए? अगेन ये एनसीएफ एससी से है 2023 ड्राफ्ट से। तो ये कहते हैं कि असेसमेंट ऐसा होना चाहिए कि जो कि कॉम्पिटेंसीज कितनी आई हैं या लर्निंग आउटकम कितने आए हैं उसको चेक करें। असेसमेंट कंस्ट्रक्टिव हो, डेवलपमेंटल हो और लर्निंग फोकस्ड हो, कि बच्चे कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब बच्चों की कंस्ट्रक्टिविज्म को एसेस किया जाए। देन स्टेज अप्रोप्रिएट हो, स्टेज अप्रोप्रिएट कई बार नहीं होता है तो ये भी इशू बन जाता है। देन ऐसा हो कि स्टूडेंट्स की डाइवर्सिटी को टैकल कर सके, है ना, क्योंकि सभी के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंट स्किल हैं, कॉम्पिटेंसीज हैं, तो सभी को एसेस करना उनके एरिया के अकॉर्डिंग बहुत जरूरी है। देन क्या है, असेसमेंट शुड बी सपोर्टेड बाय टाइमली, क्रेडिबल एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक टू स्टूडेंट, है ना, कि टाइम टू टाइम बच्चों को फीडबैक मिलता रहना चाहिए। Then assessment should support in meaningful aggregation summation of student learning, कि बच्चे ने जो भी सीखा है उसको लास्ट में अच्छे से चेक किया जाए, राइट। तो ऐसा होना चाहिए मिडिल एंड सेकेंडरी स्टेजेस पे। तो मिडिल पे देखते हैं कि एनसीएफ एससी 2023 क्या कहता है। तो ये कहता है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट हो, जो कि नहीं होता है तो ये एक इशू है। देन ये कहते हैं कि इस स्टेज पे करिकुलम को कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से हाई ऑर्डर कैपेसिटीज को चेक करने वाला असेसमेंट होना चाहिए, जो कि नहीं हो पाता है क्योंकि वही सेम से क्वेश्चंस चलते रहते हैं। कोई 4 मार्क्स का, 10 मार्क्स का, 16 मार्क्स का एक पैटर्न पकड़ लिया है तो वही चलता रहता है, ठीक है, उसमें कुछ सुधार नहीं आ पाता कई बार। तो ये कहते हैं कि क्लासरूम में असेसमेंट के क्या क्या तरीके हों। प्रोजेक्ट लिया जाए, डिबेट करवाए जाए, प्रेजेंटेशन ली जाए, एक्सपेरिमेंट करवाए जाए, इन्वेस्टिगेशंस हो, रोल प्ले हो, जर्नल्स हो, पोर्टफोलियोज हो, तो ये सभी तरीके हों ताकि असेसमेंट अच्छे से हो। और ये चीज नहीं है तो ये इशू बन जाता है ना, क्योंकि डिफरेंट मेथड नहीं है, सभी के लिए एक सा मेथड है। देन ये कहते हैं कि टाइम टू टाइम सबमेटिव असेसमेंट होता रहे, मतलब लेसन खत्म हो गया उसके बाद हो, यूनिट खत्म हो गई उसके बाद हो, 1 महीना खत्म हो गया उसके बाद हो, है ना। तो ये कहते हैं कि समेटिव असेसमेंट और ज्यादा से अच्छे अच्छे से हो। देन ये कहते हैं कि एक लास्ट में कंप्रेहेंसिव समेटिव असेसमेंट लिया जाए। कंप्रेहेंसिव का मतलब है व्यापक, जिसमें बच्चे की सभी कॉम्पिटेंसीज को एसेस किया जाए, ठीक है, सभी करिकुलर एरियाज में। लेकिन ऐसा नहीं होता है तो वो भी एक इशू है, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करना और इसको अच्छे से लिख देना। देन सेकेंडरी स्टेज पे क्या कहते हैं, तो यहाँ पे ये एक बात करते हैं कि बच्चे इस टाइम पे अपने आप को खुद से एसेस कर पाए, ऐसा हम उन्हें बनाएं और अपनी लर्निंग को वो खुद ही गाइड कर सके, ठीक है। देन अगेन ये कहते हैं कि सेकेंडरी स्टेजेस में भी सबमेटिव असेसमेंट और ज्यादा एनहेंस हो, और इसमें क्या हो, केस बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा हो, सिमुलेशंस ज्यादा हो, ऐसे टाइप्स क्वेश्चंस हो ताकि उनकी कॉम्पिटेंसीज को अच्छे से चेक किया जा सके, मतलब उनकी नॉलेज को अप्लाई कर सकें वो। तो इस वे से एसेस किया जाए। जैसे बीएड में देख लो आप, वही सेम पैटर्न कई सालों से आ रहा है। 16 मार्क्स के सभी क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, है ना, और सब बच्चों को भी पता है क्या आएगा क्या नहीं आएगा और कैसे प्रिपेयर करना है ना। तो इसमें थोड़ा सुधार आना चाहिए। चलो सेकंड स्टेज पे और क्या कहते हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी प्रिपेयर किया जाए, और जो भी टेस्ट होते हैं उनके लिए भी प्रिपेयर किया जाए ताकि वो हायर एजुकेशन में जा सकें, या अगर उन्हें जॉब करनी है +2 के बाद, 12वीं के बाद, तो वो भी कर सकें। ये कहते हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन 2 बार हो, है ना, क्योंकि एक साल देखो बच्चे तैयारी करते हैं तो एक और मौका दिया जाए जहां पे वो अगेन प्रिपेयर करके एग्जाम दे सके। तो ये एक इशू था, उसको सुधारने की बात करी जा रही है। मैं आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कि इशूज क्या क्या हैं और किसको सुधारने की बातें चल रही है। देन ये कहते हैं कि सेकेंडरी स्टेज पे टेस्ट डेवलपर्स, रिव्यूअर्स
ट्रांसलेटर्स जो कि अच्छे से ट्रांसलेट कर सकें, कई बार ट्रांसलेशन के कारण ही भी गलती हो जाती है। देन इवेलुएटर्स को टाइम टू टाइम सेलेक्ट किया जाए, ठीक है, और इसके लिए बहुत रिगरस प्रोसेस हो इनके सिलेक्शन का, क्योंकि डेवलपर अच्छे होंगे, रिव्यूअर अच्छे होंगे, ट्रांसलेटर्स अच्छे होंगे, इवेलुएटर अच्छे होंगे, तो असेसमेंट टूल भी अच्छे से ही डिजाइन होगा, और उसको कंडक्ट जब करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे, तो उसका रिजल्ट अच्छा ही होगा, राइट। तो ये सभी इश्यूज हैं, इसलिए इसको सुधारने की बात कही गई है। चलो, देन डिजाइन एंड कंडक्ट ऑफ असेसमेंट, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको बेसिकली क्या स्टेप होते हैं असेसमेंट को, मतलब जो भी असेसमेंट प्रोसेस है उसमें। तो सबसे पहले तो क्या होता है, हम गोल और ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई करते हैं। सपोज हमारे पास फिफ्थ की क्लास है, तो हमारा गोल क्या है कि फिफ्थ क्लास के बच्चों को कैसे असेस किया जाए, ठीक है। देन हम प्लानिंग करेंगे असेसमेंट की, देन हम असेसमेंट टूल बनाएंगे कि क्या क्या क्वेश्चन देंगे, है ना। शॉर्ट आंसर टाइप होंगे या लॉन्ग आंसर टाइप होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, दैट काइंड ऑफ थिंग। देन उसको हम एडमिनिस्टर करेंगे, मतलब बच्चों को देंगे। देन डाटा कलेक्ट करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, रिजल्ट को इंटरप्रेट करेंगे। देन हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, बच्चों को फीडबैक देंगे और इवेलुएट करेंगे, मतलब इवेलुएट करेंगे और उनको फीडबैक देंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है। अब इस किसी भी प्रोसेस में कहीं पे भी दिक्कत हो सकती है। अगर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव अच्छे से नहीं हुए तो प्लानिंग भी अच्छे से नहीं होगी, प्लानिंग अच्छे से नहीं हुई तो असेसमेंट टूल जो एग्जाम है, मतलब एग्जाम भी एक तरह से असेसमेंट टूल ही है, तो वो क्वेश्चन पेपर अच्छे से नहीं बनेगा। क्वेश्चन पेपर में कमियां होंगी, उसके कंटेंट में कमियां होंगी, उसकी लैंग्वेज में कमियां होंगी, है ना। तो वो अच्छे से एडमिनिस्ट्रेट भी नहीं होगा, बच्चों को समझ में नहीं आएगा, बच्चे गलत ढंग से अटेम्प्ट कर देंगे। अब बच्चे गलत ढंग से अटेम्प्ट करेंगे तो उसके लिए डाटा कलेक्शन में और एनालिसिस में भी दिक्कत होगी। अब इसमें दिक्कत होगी तो इंटरप्रिटेशन भी गलत होगा, फीडबैक भी गलत जाएगा, बच्चों का इवैल्यूएशन भी गलत होगा। तो किसी भी स्टेप पे दिक्कत हो सकती है, तो ये भी एक इशू है। बाकी मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या इशू हो सकते हैं इस स्टेप पे। तो पुअर टेस्ट क्वालिटी हो सकती है ना। क्वालिटी मतलब उसकी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, ग्रामेटिकली सही नहीं है वो, है ना। देन मेजरमेंट इशूज हो सकते हैं, मार्किंग स्कीम गलत हो सकती है। तो डिजाइनिंग अपॉर्चुनिटी टू गैदर एविडेंस ये गलत हो सकता है, कलेक्टिंग एविडेंस गलत हो सकता है, इंटरप्रिटेशन गलत हो सकता है, ठीक है। उस इंटरप्रिटेशन पे क्या काम करना है वो गलत हो सकता है, तो ये मेजरमेंट इशूज में ही आ जाएंगे। देन बायसनेस भी हो सकती है जब असेसमेंट होता है ना, मतलब पार्शलिटी। देन रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी इशू हो सकता है। तो मैं आपको समझा देता हूँ रिलायबिलिटी क्या होती है। रिलायबिलिटी वो होती है जब एक असेसमेंट टेस्ट को अगेन एंड अगेन यूज किया जाए और वो सेम सा ही रिजल्ट दे, ठीक है। देन हम कहते हैं वो असेसमेंट टूल रिलायबल है, विश्वसनीय है, ठीक है। उसकी कंसिस्टेंसी है और उसको हम बार बार चेक कर सकते हैं, तो इसको कहते हैं रिलायबिलिटी। जब कभी भी कोई असेसमेंट टूल बनता है, क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है, तो उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी चेक की जाती है। वैलिडिटी क्या होती है? वैलिडिटी होती है वैधता। यह है वैलिड वर्ड से, लैटिन में वैलिडिस का मतलब है स्ट्रॉन्ग। ये कॉन्सेप्ट दिया था कैली ने 1927 में। तो वैलिड का मतलब है कि जिसके लिए हमने असेसमेंट टूल बनाया है वो वही चीज टेस्ट करे, ठीक है। जैसे बीएड का एग्जाम हो रहा है, तो वो एग्जाम आपकी बीएड की नॉलेज को ही टेस्ट कर रहा है, तो वो वैलिड है, राइट। तो जब वैलिडिटी और रिलायबिलिटी अच्छे से नहीं करी जाती है, वैलिडिटी स्कोर कम रहता है, रिलायबिलिटी स्कोर कम रहता है, तो वो भी एक इशू है, ठीक है, क्योंकि वो रिलायबल नहीं है, डाटा ऊपर नीचे आएगा, है ना। थोड़ा बहुत डाटा ऐसे आए तो चलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर नीचे आए तो दैट इज नॉट गुड। देन जो भी असेसमेंट टूल बना रहा है उसमें भी स्किल्स होना जरूरी है कि क्वेश्चन को अच्छे से मिक्स करे, सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए, सभी यूनिट से क्वेश्चन बनाए, है ना, क्वेश्चन को इंक्लूड करे, तो ये बहुत जरूरी है। देन क्या इशू है कि ओल्ड एंड रिपीटेड क्वेश्चंस हमेशा आते रहते हैं जी, जैसे बीएड में या जो भी कॉलेज के एग्जाम है, उसमें रटे रटाई नॉलेज को फिर से ही हम कहते हैं कि उसी को लिखाओ, है ना। हम उनको कोई सिचुएशन नहीं देते जिससे कि हमें पता चले कि बच्चे की नॉलेज या बच्चों की नॉलेज या जो भी लर्नर्स हैं वो कैसे अपनी नॉलेज को अप्लाई करेंगे।
आंसर शीट पे, राइट। आई होप आपको समझ में आया। चलो देन, करिकुलर एरियाज दैट कैनॉट बी टेस्टेड फॉर मार्क्स, कि ऐसे कौन से करिकुलर एरियाज हैं या पाठ्यक्रम में ऐसे कौन सी मतलब क्षेत्र हैं जिनको हम नंबरों के लिए या मार्क्स के लिए चेक नहीं कर सकते। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम मार्क्स के लिए नहीं टेस्ट कर सकते हैं। तो ये होती हैं को स्कोलेस्टिक एक्टिविटीज या को स्कोलेस्टिक एरियाज, जिनमें हम मार्क्स नहीं देते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए एक इंडिविजुअल के, ठीक है। क्योंकि केवल और केवल करिकुलर एरिया या केवल टेक्स्ट बुक इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक इंडिविजुअल में और बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि उसको लाइफ में सक्सेस प्रोवाइड कर सकती हैं, ठीक है। तो इनको टेस्ट करने के लिए हम पोर्टफोलियो का, ऑब्जर्वेशन का, सेल्फ असेसमेंट का, फीड बेस्ड एवेल्युएशन का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो सकती है सोशल एंड इमोशनल लर्निंग, कि बच्चों में कैसी स्किल है सोशल अवेयरनेस की, सेल्फ मैनेजमेंट की, सेल्फ अवेयरनेस की, मतलब, ठीक है। तो इसको हम टेस्ट करते हैं, इसमें मार्क्स नहीं देते, इसमें हो सकता है ग्रेडिंग दे दें या हो सकता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख दें, लेकिन ये स्कूल्स में नहीं होता है, तो ये एक इशू है, ठीक है। देन है क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी को ऐसे डिफाइन किया गया है कि जो आइडियाज हैं, जो जो लर्नर्स या इंडिविजुअल कर रहे हैं वो नोवल हो, नया हो, ठीक है। तो यहाँ पे ओरिजिनलिटी, बच्चों का इमेजिनेशन, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंक या उनकी थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स कैसी है। तो कई बार हम इसके लिए भी मार्क्स नहीं देते हैं, और इसमें भी क्या है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में या एनेक्डोटल रिकॉर्ड के फॉर्म में, उस फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। या पोर्टफोलियो की फॉर्म में कि ये इस बच्चे की, मतलब ये पर्टिकुलर लर्नर इस फील्ड में बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। पोर्टफोलियो में बेसिकली होता है बच्चे की सबसे अच्छे काम को हम मतलब उसमें शोकेस करते हैं। देन कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क को भी हम मार्क्स के अकॉर्डिंग नहीं नाप सकते। हम ऑब्जर्व करते हैं कि कितना, कौन सा बच्चा कैसे उसमें मतलब लीडरशिप स्किल है, कैसा उसमें कम्युनिकेशन है, कैसा उसमें कोऑपरेशन है, कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे वो डील करता है। तो इसके लिए भी हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, रिटर्न फॉर्म में मतलब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये नॉर्मली स्कूल में होता नहीं है, और यही इशू है। क्यों नहीं होता? कई बार एडमिनिस्ट्रेशन के पास इतना ज्ञान नहीं होता, कई बार सिलेबस लेट चलता रहता है, तो वैसे ही टीचर, है ना, जल्दी जल्दी करते हैं, टीचर के पास भी बहुत सारा काम रहता है, तो वो टाइम की कमी के कारण भी सभी चीजें बहुत अच्छे से मैनेज नहीं कर पाता है। क्योंकि देखो, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बहुत ही ज्यादा टफ है। ऐसा नहीं है टीचर ही सब कुछ करेगा। जैसे बहुत सारे मतलब वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वहाँ पे टीचिंग असिस्टेंट होते हैं, ठीक है, वो भी ऑब्जर्व करते रहते हैं। और हमारे यहाँ गए टीचर को बहुत ज़्यादा ड्यूटी दे दी जाती है, तो सभी कुछ एक टीचर के द्वारा मैनेज करना भी कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो ये भी एक इशू है। देन है एथिकल एंड मोरल रीजनिंग या वैल्यूज कैसी हैं उसमें, है ना, कैसे वो एथिकल डिसीजन मेकिंग करता है, कैसे वो मोरल रीजनिंग करता है, नैतिकता के सिद्धांत पे कैसा वो मतलब कैसा परफॉर्म करता है। तो इसके लिए भी हम मार्क्स थोड़ी ना देते हैं कि भाई उसमें नैतिकता 10 है ना, 9 है। तो इसमें भी हम ऑब्जर्व करते हैं, है ना, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ही लिखते हैं। देन एटीट्यूड एंड वैल्यूज, टीचर्स के प्रति, स्कूल मेट्स के प्रति, स्कूल प्रोग्राम्स के प्रति, एनवायरनमेंट के लिए वैल्यू सिस्टम ओवरऑल कैसा है एक बच्चे में। तो ये ऐसी मतलब करिकुलर एरियाज हैं जिनको मार्क्स के लिए नहीं टेस्ट किया जाता है, लेकिन ये चीजें स्कूल्स में कई बार फॉलो नहीं हो पाती हैं, और यही इशू बन जाता है, ठीक है। तो ये कुछ रेफरेंसेस थे, इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से, या आपको थोड़ी बहुत हेल्प हुई होगी। तो ये कुछ रेफरेंसेस हैं, आप यहाँ से जाके पढ़ सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।